इस विशेष वीडियो में हम किंगडम फंगी के विवरणों को देखेंगे, साथ ही हम फंगी में पाई जाने वाली 3 प्रकार की प्रजनन विधियों को भी समझेंगे। अगर फंगी के आवास की बात करें तो फंगी सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का अर्थ है कि फंगी हर जगह पाए जाते हैं। तो हम फंगी को हवा, पानी, मिट्टी, साथ ही जानवरों और पौधों पर भी पाएंगे। फंगी ऐसे स्थानों पर उगना पसंद करते हैं जो गर्म और आर्द्र हों। अगर फंगी की संरचना की बात करें तो अधिकांश फंगी में यह बहुकोशिकीय होती है और यह डीले ऊतक के रूप में तथा तंतु जैसी संरचना में पाई जाती है। अब अपवाद कम ही होते हैं। कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं और एक कोशिकीय फंगी का एक बहुत सामान्य उदाहरण यीस्ट या सैक्रोमाइसीज है। शरीर की संरचना की बात करें तो इसमें लंबी पतली धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हाइफे कहा जाता है और हाइफे के जाल को मायासीलियम कहा जाता है। फंगी की कोशिका भित्ति पॉलीसैकेराइड्स और काइटिन से बनी होती है। तो काइटिन वह महत्वपूर्ण पदार्थ है जिससे हम पहचान सकते हैं कि यह कोशिका भित्ति किंगडम फंगी की है। अब हाइफे के प्रकारों की बात करें। अब हाइफे 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है एसेप्टेट या कोएनोसाइटिक और दूसरा प्रकार है सेप्टेट। इन दोनों हाइफे में अंतर यह है कि यदि हम मान लें कि यह एक हाइफा है और यह दूसरा हाइफा है, तो पहले मामले में यानी एसेप्टेट हाइफे में कोई क्रॉस वॉल्स या सेप्टे मौजूद नहीं होंगे, लेकिन सेप्टेट के मामले में वहां सेप्टे या क्रॉस वॉल्स मौजूद होंगे। तो यह पहला है एसेप्टेट हाइफे और यह है सेप्टेट हाइफे। अब पहले मामले में यानी एसेप्टेट हाइफे में चूंकि कोई क्रॉस वॉल्स या सेप्टे नहीं होते, तो हम कह सकते हैं कि इसमें मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म होगा और यह एक सतत ट्यूब होगी। लेकिन सेप्टेट हाइफे के मामले में यह मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होगा और यही इन दोनों प्रकारों के बीच अंतर है। इसके बाद फंगी के मामले में स्थिति की बात करें तो अधिकांश फंगी हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी वे अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते। ये भोजन प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों पर निर्भर करते हैं और 2 तरीके हैं। पहला ये सैप्रोफाइट्स होते हैं और दूसरा ये पैरासाइट्स होते हैं। सैप्रोफाइट का मतलब है कि ये मृत और सड़ती हुई वस्तुओं से घुलनशील जैविक पदार्थ को अवशोषित करेंगे और पैरासाइट के मामले में ये जीवित जानवरों या पौधों पर मौजूद होंगे। अब कुछ फंगी सिम्बाइंट्स होते हैं। इसमें 2 स्थितियां होंगी। पहला लाइकेन होगा और दूसरा माइकोराइजा होगा। लाइकेन के मामले में फंगी शैवाल के साथ सहजीवी संबंध में होते हैं और माइकोराइजा के मामले में ये उच्च पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध में होते हैं। इसके बाद अब 3 प्रकार के प्रजनन की बात करते हैं। पहला प्रकार है वेजिटेटिव प्रजनन, दूसरा है अलैंगिक और तीसरा है लैंगिक प्रजनन। अब वेजिटेटिव प्रजनन अलग अलग तरीकों से हो सकता है, जैसे कि खंडन, विखंडन और कली बनना। अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन की बात करें तो दोनों ही बीजाणुओं की मदद से होते हैं। अलैंगिक प्रजनन में अलैंगिक बीजाणु होंगे और लैंगिक प्रजनन के मामले में लैंगिक बीजाणु होंगे। अगर अलग अलग अलैंगिक बीजाणुओं की बात करें तो ये स्पोरेंजियल बीजाणु हो सकते हैं और ये कोनिडिया भी हो सकते हैं। अब स्पोरेंजियल बीजाणु भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है जूजोपोर जूस्पोर। यहां जू का मतलब है गतिशीलता, यानी जूजोपोर गतिशील होंगे और एप्लैनोस्पोर एप्लैनोस्पोर अचल होंगे। अब लैंगिक बीजाणुओं की बात करें तो ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है जाइगोस्पोर जाइगोस्पोर्स, ऊस्पोर ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर बेसिडियोस्पोर्स। अब लैंगिक प्रजनन में पूरी प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटा गया है, जिसकी शुरुआत प्लाज्मोगैमी प्लाज्मोगैमी से होती है। तो पहला चरण है प्लाज्मोगैमी, दूसरा है कैरियोगैमी और तीसरा चरण है मायोसिस। इन तीनों चरणों का विवरण अगले वीडियो में दिया गया है।